हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स से पीवाईक्यूज, जिसकी जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। जनाब सभी को पता है कि ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। जनाब ये एक अच्छा चैप्टर हो जाता है आपके लिए। प्रैक्टिस करते जाना है। कुछ फॉर्मूले हैं, डेफिनेटली उन फॉर्मूले पर अगर आप मास्टरी हासिल कर लेंगे तो एक क्वेश्चन को आप क्रैक कर ही देंगे, राइट। बहुत टफ नहीं आता है, डेफिनेटली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। चलिए जनाब, आप सभी को बताना चाहेंगे कि 2022, 2023 एंड 2024 के सभी पीवाईक्यूज इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। सभी कुछ आपको मिलने वाला है, पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है, राइट। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपसे कुछ भी क्वालिटी कंटेंट आगे मिस ना हो, राइट। चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, ग्रेफाइट एंड डाईहाइड्रोजन एट 290 केल्विन आर। तो आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है, रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन का। ग्रेट। तो डेफिनेटली आपको इन तीनों की कंबशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, देन आगे आप प्रोसीड कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपको बहुत ही ध्यान लगा के स्क्रीन पर देखना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है, राइट। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। कंबशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन जनाब क्या होता है? C3H8, राइट। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, तो आपको पता होने चाहिए। O2 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपको मिलने वाला है CO2 प्लस H2O। ग्रेट। कंबशन रिएक्शन में जनाब यही मिलता है, CO2 H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। 3 कार्बन यहाँ पर हैं, 3 कार्बन यहाँ पर भी होने चाहिए, और हाइड्रोजन जनाब यहाँ पर 8 हैं, तो यहाँ पर 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो जाने वाले हैं। अब ऑक्सीजन की काउंटिंग करिए। 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 4 10। दैट मीन्स आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 10 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड होंगे एंड 10 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी होने वाले हैं। क्लियर। आपको डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी हुई है? डेल्टा एच 1 मान लेते हैं इसको हम, राइट। -2220 किलो जूल, राइट। किलो जूल आप समझ जाइएगा, ओके। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जनाब क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। ग्रेफाइट जनाब कार्बन ही होता है, राइट। अगर आप इसको ग्रेफाइट लिख लें तो अच्छा रहेगा। ग्रेफाइट एट द एंड ये कार्बन ही होता है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं O2 के साथ, तो यहाँ पर भी जनाब CO2 बनने वाला है, राइट। और डेल्टा H2 की वैल्यू क्या हो जाने वाली है? यहाँ पर जनाब H2O कहाँ से आ जाएगा जब हाइड्रोजन है ही नहीं, सही है। H2 क्या है? माइनस, माइनस साइन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है जनाब। -393.5। ग्रेट। जनाब ये वाली दोनों रिएक्शंस तो आपने लिख ली हैं। अब बारी है डाई हाइड्रोजन की लिखने की, राइट। डाई हाइड्रोजन बोले तो H2 की रिएक्शन लिखनी है। O2 के साथ आप करवाएंगे तो जनाब क्या बनने वाला है? H2O ही बनने वाला है। एंड यहाँ पर डेल्टा H3 की वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज -285.8। करेक्ट है। H2O2 दैट मीन्स यहाँ पर आपको हाफ O2 करना पड़ेगा। छेड़छाड़ H2 के साथ बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है कि इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है हमको, राइट। जो आगे ऐड होते हैं, जो आगे प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ छेड़छाड़ करनी होती है रिएक्शन बैलेंसिंग में, सही है, ओके। अब डिजायर्ड रिएक्शन आपकी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। चलिए जनाब, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन की रिएक्शन हम लिखते हैं C3H8, राइट। कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलने वाला है आपको, उसकी हेल्प से ही आप C3H8 बनाने वाले हैं। हाइड्रोजन नहीं जनाब, H2 मिलेगा। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो 3 कार्बन 4 H2 होगा, तब जाकर C3H8 बनने वाला है। दैट मीन्स आपको डेल्टा HF बताना है इन तीनों रिएक्शन का यूज करके। तो जनाब सोचिए, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। इस रिएक्शन तक आपको पहुंचना है, राइट। इस रिएक्शन तक आपको पहुंचना है इन तीनों रिएक्शंस की हेल्प से। तो कैसे पहुंचेंगे? अगर रिएक्शन को आपने रिवर्स किया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाया, तो डेल्टा H का साइन बदल जाएगा। वैल्यू तो सेम रहने वाली है, बट साइन बदल जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाने वाला है, करेक्ट है। अगर आपने किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल्टा H को भी, ग्रेट। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जनाब। C3H8 प्रोडक्ट साइड है, बट इन रिएक्शंस में C3H8
रिएक्टेंट साइड, डेफिनेटली हमको डेल्टा H1 यानी कि पहली रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, सही है, क्योंकि अगर आप पहली रिएक्शन को रिवर्स नहीं करेंगे तो C3H8 प्रोडक्ट साइड कैसे आएगा, वो हमको लेकर आना है। अगर आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो 3CO2 प्लस 4H2O रिएक्टेंट साइड आ जाएंगे। एंड आपको क्या क्या ध्यान देना है, साथ में ये भी ध्यान देना है कि रिएक्टेंट साइड, देखिए डिजायर्ड रिएक्शन को बहुत ही ध्यान से देखना, राइट। आपने C3H8 देखा प्रोडक्ट साइड, तो देखते ही आपको ये पता चल गया कि इस रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, सही है। और जैसे ही आपने देखा 3 कार्बन, 3 कार्बन है रिएक्टेंट साइड, दैट मीन्स सेकेंड वाली रिएक्शन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर जनाब 3 कार्बन यहाँ पर आएंगे। करेक्ट है, चीजें क्लियर हो रही हैं। और जनाब H2 को देखिए, H2 रिएक्टेंट साइड है, 4H2 है, 4H2 है, 4 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स आपको अपनी तीसरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4H2 आपको मिल जाने वाला है, H2O नहीं, सिर्फ H2। चलिए जो हमने बोला उसको परफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। इस रिएक्शन को रिवर्स करना है, दैट मीन्स 3CO2 प्लस 4H2O गिव्स, बहुत ध्यान से जनाब कोई भी गलती होने ना पाए, अदरवाइज आप इसी में कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। C3H8 प्लस 5O2 होना चाहिए, C3H8 प्लस 5O2 होना चाहिए। क्वेश्चंस अच्छे हैं जनाब, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होने वाले हैं ये। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिवर्स वगैरह कुछ करना नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब 3O2 यहाँ पर आ जाने वाला है, 3O2 यहाँ पर आ जाने वाला है, एंड इस तरफ क्या आ जाएगा 3CO2, ग्रेट। और थर्ड रिएक्शन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, दैट मीन्स 4H2, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 2O2 आ जाने वाला है, ग्रेट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4H2O। तो यस, क्या आप इनकी हेल्प से डिजायर्ड रिएक्शन तक पहुंच पाएंगे? यस जनाब, डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। ध्यान से देखिए, 4H2O रिएक्टेंट साइड है, 4H2O प्रोडक्ट साइड है, तो ये कट के अलग हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ग्रेट। 3O2 2O2 दैट मीन्स 5O2 है रिएक्टेंट साइड, 5O2 है प्रोडक्ट साइड। जनाब इन दोनों की वजह से ये वाला 5O2 कैंसल आउट हो जाने वाला है। 3CO2 यहाँ पर है, 3CO2 यहाँ पर है, यानी कि रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड वाला बाहर चला जाएगा। अब देखिए इसको आप जैसे ही ऐड करने वाले हैं तो 3 कार्बन प्लस 4H2 गिव्स आउट C3H8। तो क्या जनाब ये आपको नजर आ रहा है कि ये वही रिएक्शन है जो आपने यहाँ पर बनाई थी फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन की, राइट। जनाब इतना तो आपने कर ही लिया होगा, राइट। 3 कार्बन प्लस 4H2 C3H8 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे? डेल्टा HF मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो रिएक्शन के साथ होगा वही जनाब डेल्टा H के साथ भी होगा। अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो डेल्टा H की वैल्यू तो सेम रहेगी, बट साइन बदल जाने वाला है। तो डेफिनेटली डेल्टा HF जो यहाँ पर हम लिखना चाहें, बहुत ही ध्यान से हमको देखना है, डेल्टा HF तक आप कैसे पहुँचेंगे? 3 राइस आपने किया है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया है आपने सेकेंड इक्वेशन को, यहाँ पर देख लीजिए 3 कार्बन, तो डेफिनेटली 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा H3 माइनस करने वाले हैं इस बार आप, क्योंकि जनाब यहाँ पर आपने साइन चेंज किया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब है आपने साइन चेंज कर दिया है। तो डेल्टा H1 एज इट इज आप लिखने वाले हैं, राइट। 3 इंटू डेल्टा H2 प्लस 4 इंटू डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1। जब आप इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जनाब आने वाला है 103.7, राइट। 103.7 आने वाला है। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 104 आपको लिखना पड़ेगा। गॉट इट? कैसा लगा जनाब ये क्वेश्चन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। डेफिनेटली टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें आपको नजर नहीं आने वाली एग्जाम में बैठकर। जनाब प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि तभी तो आप बेहतर बन रहे होंगे। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से, सॉरी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिख दिया था ये 104, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना चाहिए था, सॉरी। यहाँ पर जनाब आपको लिखना पड़ेगा 104, राइट। वो क्वेश्चन नंबर 2 था डेफिनेटली। अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से, व्हाइल परफॉर्मिंग अ थर्मोडायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर भी आपको 2 रिएक्शन दी हुई हैं एंड आपसे पूछा गया है द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH एज कैलकुलेटेड बाय द स्टूडेंट।
तो लास्ट क्वेश्चन में जब आपने 3 रिएक्शन को सॉल्व कर लिया है तो इसमें 2 रिएक्शन को सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए, राइट। 2 रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है डायरेक्टली, पिछले क्वेश्चन में तो रिएक्शन को लिखना था, यहाँ पर लिखी लिखाई मिल चुकी है हमको। इसको डेल्टा H1 कर लेते हैं, इसको डेल्टा H2 कर लेते हैं, राइट। द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ, तो यहाँ इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH CH3COOH प्लस NaCl जब आप करने वाले हैं तो आपको क्या मिलेगा, CH3COONa प्लस H2O आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। ये है आपकी डिजायर्ड रिएक्शन जो आपको चाहिए। इन 2 रिएक्शंस की हेल्प से आप यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं ये आपको देखना है, और इसका डेल्टा HF ही आपसे पूछा गया है, सही है जनाब, ध्यान से देखना है। CH3C डबल बॉन्ड OH रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हम सेकंड वाली रिएक्शन को नहीं छेड़ने वाले, बट नहीं जनाब छेड़ना पड़ेगा, माफ़ी चाहेंगे। डेल्टा H नहीं डेल्टा H2 एज इट इज रहने वाला है, डेल्टा H1 ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि जनाब इस रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। NaCl है यहाँ पर प्रोडक्ट साइड, बट आपको चाहिए रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड NaCl चाहिए, इसलिए जनाब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब आप पहली रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या आने वाला है, ध्यान से देखते हैं। NaCl प्लस H2O gives out HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, सही है। और जैसे ही आपने इसको रिवर्स किया तो NaCl निश्चित रिएक्टेंट साइड ही आपको मिल जाएगा, H2O HCl बनेगा या HCl बनेगा, माफ़ी चाहेंगे जनाब, यहाँ पर HCl बनने वाला है, H2O नहीं बनेगा। ये क्या कर दिया था हमने, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, उसको आपने डेफिनेटली पकड़ लिया होगा पहली बार में ही, राइट। HCl होगा यहाँ पर, करेक्शन रिक्वायर्ड एंड करेक्शन हो चुका है। और सेकेंड वाली रिएक्शन को आप एज इट इज लिख देंगे, तो CH3COOH रिएक्टेंट साइड है, ग्रेट। CH3COONa प्रोडक्ट साइड है, ग्रेट। तो इस वाली रिएक्शन के आप साथ आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। CH3COOH एज इट इज लिखिए, NaOH लिखेंगे, गिव्स आउट CH3COONa प्लस H2O। अभी जब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने वाले हैं तो आपको आपकी डिजायर्ड रिएक्शन मिल जाने वाली है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। इन दोनों को आप ऐड करिए, NaCl आपको मिल जाएगा, यहाँ पर है, ठीक है। H2O रिएक्टेंट साइड है, H2O प्रोडक्ट साइड दिखाई नहीं दिया होगा, अब देखते हैं। H2O रिएक्टेंट साइड, H2O प्रोडक्ट साइड कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, ग्रेट। NaOH रिएक्टेंट साइड, NaOH प्रोडक्ट साइड कैंसिल आउट कर देगा। अब जनाब आपके पास रिएक्टेंट साइड पे क्या बचा है, CH3COOH, CH3COOH एंड NaCl तो आपको यहाँ पर मिल ही जाने वाला है। एंड प्रोडक्ट साइड भी आपके पास क्या है, CH3COONa एंड HCl। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनाब, बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में। तो आपने क्या किया है, पहली रिएक्शन को रिवर्स किया था, सेकेंड रिएक्शन को एज इट इज रखा है। तो डेल्टा HF की वैल्यू के लिए आपको डेल्टा H1 को रिवर्स करना पड़ेगा, दैट मीन्स जो माइनस है वो पॉजिटिव रहने वाला है, एंड इसको आप एज इट इज ऐड करने वाले हैं, दैट मीन्स -553 आप करने वाले हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 किलो जूल। एंड आपसे किलो जूल में ही पूछा गया है, तो यस यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आसान है, अगर आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली, कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आपसे नहीं कराया गया है यहाँ पर, राइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3 को भी करने वाले हैं हम। 26 जुलाई शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। 2.4 ग्राम कोल इज बर्न्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए कार्बन को हम जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर राइजेज फ्रॉम 298 केल्विन टू 300 केल्विन। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कोल इज। तो बेशक आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एंथैल्पी चेंज आपसे पूछा गया है। तो जनाब बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, और आपसे बताया क्या गया है यहाँ पर, हीट कैपेसिटी आपको बता दिया गया है 20 किलो जूल होने वाला है, 20 किलो जूल केल्विन इनवर्स। एज्यूम कोल टू बी प्योर कार्बन। यस, जब तक हम कार्बन एज्यूम नहीं करेंगे तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। कार्बन है जनाब, ये ऑब्वियसली कोल आपको बता दिया गया है, तो चलिए फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन लिखते हैं, CO2 बनने वाला है, राइट। बहुत ही आसान रिएक्शन है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, इसको यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला क्वेश्चन इसके नीचे से शुरू हुआ है, ग्रेट। अभी आपको क्या करना है, डेल्टा टी क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, बट आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, Q इक्वल टू C डॉट डेल्टा टी, सही है।
हीट कैपेसिटी यानी कि सी आपको क्या दी हुई है 20 किलो जूल। तो चलिए किलो जूल को किलो जूल में ही रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि आंसर भी आपसे किलो जूल में ही पूछा गया है। ठीक है, तो किलो जूल को किलो जूल में ही रखना है। डेल्टा टी क्या आ जाने वाला है? डेल्टा टी जनाब आ जाएगा 2, राइट। 298 से 300 दैट मीन्स 2 आ जाने वाला है। तो क्या आ चुका है? ये 40 किलो जूल। ये 40 किलो जूल क्या आई है? कौन सी हीट आई है जनाब? ये 40 किलो जूल क्या आया है? 40 किलो जूल हीट रिलीज होने वाली है जब आप 2.4 ग्राम कोल को जलाएंगे। इसलिए यहां पर लिख देते हैं 40 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 2.4 ग्राम ऑफ कोल इज 2.4 ग्राम ऑफ कोल इज बर्न्ड, राइट। सही है, समझ आया आपको। बट आपको क्या निकालना है? जब 1 मोल कार्बन को जलाया जाए तब कितनी हीट जनरेट होने वाली है, राइट। जो 40 किलो जूल है इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे मोल से तो डेफिनेटली आपको मिल जाने वाली है 1 मोल कार्बन की हीट, राइट। तो फॉर 1 मोल कार्बन, फॉर 1 मोल कार्बन 40 किलो जूल तो है ही। जैसे ही आप इसको मोल से डिवाइड करने वाले हैं, मोल से यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आपको मोल से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 2.4 वेट आने वाला है इंटू मॉलिक्यूलर वेट आप ऊपर करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर वेट जनाब क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया जनाब साइड में देखिए, एन इक्वल टू यानी कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना जनाब, राइट। तो आपको मोल्स यहाँ पर लिखने थे। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर ही देते हैं, कोई दिक्कतें आपको ना हो। 2.4 आने वाला है, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। इसको ऐसे करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है? 1/5 आने वाला है, राइट। 1/5 आने वाला, दैट मीन्स 1 यहाँ पर लिखना होगा आपको, 5 यहाँ पर लिखना होगा। सॉल्व करिए, आपको यही मिलने वाला है। ऐसे करेंगे 20 आ जाने वाला है, 24 5 दैट मीन्स 200 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड, राइट। 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज होने वाली है। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर डेल्टा एन जी कितने हैं। चलिए आपको साथ में ये भी बताते हैं। एंड डेल्टा एन जी अभी अभी हमें क्यों याद आया बताते हैं, अभी सब कुछ बताया जाएगा। कार्बन सॉलिड में होगा, ये जनाब गैस में होने वाला है, एंड ये भी गैस में होने वाला है। दैट मीन्स डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 आने वाला है। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 आ जाएगा ना जनाब। 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 1 - 1 0 होता है। तो डेल्टा एन जी अगर 0 है तो इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा एच एंड क्यू इक्वल होने वाले हैं। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच बिकॉज डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है। करेक्ट, सही है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली 200 किलो जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा गया है, 200 किलो जूल, राइट। तो यस, यहाँ पर 200 सही आंसर हो जाने वाला है। कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए इसमें। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, क्विक रिकैप मारते हैं चीज़ों का। कार्बन को जलाया जा रहा है, 2.4 ग्राम कार्बन है, आपसे बताया गया है Q इक्वल टू सी डेल्टा टी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सी क्या होता है? हीट कैपेसिटी, आपको यहाँ पर बता भी दी गई है। हीट कैपेसिटी क्या है? किलो जूल में है, किलो जूल में ही रखेंगे क्योंकि हमको आंसर भी किलो जूल में ही चाहिए। डेल्टा टी भी आप यहाँ से निकाल पाएंगे, 40 किलो जूल आने वाला है। बट ये 40 किलो जूल है 2.4 ग्राम ऑफ कोल। जब 2.4 ग्राम ऑफ कोल को जलाया जाएगा तब इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है। बट हमें क्या चाहिए होता है? हमें 1 मोल चाहिए। तो 1 मोल के लिए हमको मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 200 किलो जूल आने वाला है। गॉट इट। एंड नाउ मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। जनाब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। फॉर द रिएक्शन, ये रही रिएक्शन, डेल्टा यू दिया हुआ है। एंथैल्पी चेंज फॉर द एबो रिएक्शन इज। तो जनाब क्या ये वाला फॉर्मूला को क्लिक किया? डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। आपसे पूछा गया है डेल्टा एच। डेल्टा एच को यहीं पर रखते हैं, डेल्टा यू। चलिए डायरेक्टली हम वैल्यूज भी पुट करने वाले हैं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी होने वाला है। चलिए साथ में लिख देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे माइनस प्लस में। डेल्टा यू क्या है? माइनस 59.6 किलो जूल है, तो किलो जूल में ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी किलो जूल ही है। माइनस डेल्टा एन जी क्या आने वाला है? 112 2 - 1। देखिए डेल्टा एन जी होता क्या है? जो प्रोडक्ट के साइड जितने भी गैस के मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट के साइड जितने भी गैस के मोल्स हैं, 112 2 - 1 1, दैट मीन्स डेल्टा एन जी इक्वल टू 1 आने वाला है। तो 1 लिख देंगे हम। आर टी, आर की वैल्यू क्या है? 8.314 इंटू टेम्परेचर क्या है जनाब? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 300 केल्विन।
इसको आपको सॉल्व करना है, तो जनाब कैसे सॉल्व करने वाले हैं, एंड ऑब्वियसली ये किलो जूल है तो इसको 10⁻³ भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी तो किलो जूल बनाना पड़ेगा। एंड अभी तक जो आपने लिखा था वो किलो जूल नहीं जूल था, यहाँ तक कि जनाब जूल होने वाला है। जैसे आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर किलो जूल हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4, 3 चक्कू 12, एक आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तियां 9, 9 3 8 24, 24 24 जनाब हिंदी अगर आप कर दें तो आसानी रहने वाली है। 3.10⁻³ एंड यहाँ पर ऑब्वियसली जीरो 2 जीरो जाने वाले हैं, ऐसे ऐसे 10⁻⁻1 यहाँ पर हो जाने वाला है इस तरीके से, राइट। तो ये वाला पॉइंट इस तरफ और आ जाएगा, तो जनाब -2.49 आ जाने वाला है। कोई दिक्कत है? बाकी आप इसको सॉल्व करिए। 6 से 4 जाने वाला है तो 2 आएगा, 59 तो 57.2 आ जाने वाला है। आगे आप 9 भी लिख सकते हैं। तो 57.29 को आप जब राउंड ऑफ करने वाले हैं तो 57 ही आने वाला है, राइट। तो जनाब 57 कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे, जगह तो दी गई है हमको। यस, आसान है। कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वाले फॉर्मूले का यूज तो आपको कई बार कराया जा चुका है। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा NGRT। इक्वेशन आसान ही बनने वाली है, टफ बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है। एक बार जनाब ये क्वेश्चन आसान ही माना जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आपको हर हाल में क्रैक करना पड़ेगा अगर ये एग्जाम में आता है तो। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 27 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओहो, कांस्टेंट प्रेशर ये दे दी गई है आपको। मोलर हीट कैपेसिटी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 500 जूल। ओके, आपको डेल्टा यू भी बता दिया गया है। अपॉन हीटिंग इट फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओहो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल्स पूछे गए हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, राइट। तो जनाब क्वेश्चन समझ आ चुका है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है जितना आपने लास्ट वाला क्वेश्चन इतनी आसानी से कर दिया था। मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि ये जनाब है सीपी, राइट। सीपी आपको पता होने चाहिए कि किसको कैसे डिनोट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीपी से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर आपको लिखा हुआ है। और अगर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो आपको सीवी से डिनोट करना होता है। चलिए फिलहाल सीपी से डिनोट करेंगे, 20.785 आ जाने वाला है, राइट। जूल आप लिख लीजिएगा आगे, जूल पर केल्विन, दैट्स इट। अरे पर मोल भी है भैया आगे ना, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू क्या आ जाने वाला है? डेल्टा यू आ जाने वाला है 5000। और जनाब डेल्टा टी क्या आ जाएगा? डेल्टा टी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 200 आ जाने वाला है, सही है। जनाब यहाँ पर दो फार्मूले का यूज होने वाला है। आपको क्या निकालना है पहले तो ये देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। जनाब एक फार्मूला होता है CP माइनस CV इक्वल टू R, पढ़ा होगा। फार्मूले आपको याद होंगे, अच्छी बात है, बट क्वेश्चन को देखते ही आपको अगर ये क्लिक कर रहा है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होने वाला है तो जनाब बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करिए। एक फार्मूला ये वाला हो गया, एक जनाब ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी, राइट। अब फटाफट से सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो रही हैं कि यस 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 मैंने पढ़ा है इन सारी चीज़ों को, बट अप्लाई करना भी आना चाहिए। डेल्टा NCV डेल्टा टी हम लिखेंगे, राइट। तो इसको हम NCV अलग करते हैं, क्योंकि इनके अलावा हमको बाकी दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। डेल्टा यू क्या है? 5000। डेल्टा यू जनाब हो जाएगा 5000, डेल्टा टी 200, डेल्टा टी 200। इसको अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जनाब NCV की वैल्यू आने वाली है 25, राइट। बाएं हाथ से भी इस कैलकुलेशन को आप अंजाम दे पाएंगे। NCV की वैल्यू आई है 25, तो जनाब CV की क्या वैल्यू आने वाली है? CV की वैल्यू आने वाली है 25 डिवाइड बाई N। और ये N क्या है? ये वही N है जो आपको चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। 25 बाई N आ चुका है, तो ये आ चुकी है CV की वैल्यू। CP की वैल्यू आपको दी गई है, CV की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, R की वैल्यू आपको पता होती है तो रिप्लेस करिए। डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर देने वाले हैं। थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन होने वाली है, क्योंकि जनाब CP की वैल्यू क्या है? 20.785
25 माइनस सी वी अभी अभी आपने सॉल्व किया है 25 डिवाइड बाई एन होने वाला है इक्वल टू 8 क्या होता है 8.314 सॉरी आर क्या होता है आर होता है 8.314 8.314 सब कुछ जूल में ही है बड़ी अच्छी बात है आसान है जनाब यहाँ पर सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर राइट सिंपल से फॉर्मूले हैं एंड जनाब कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो रही है सही है कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो रही है तो डेफिनेटली कैसे करने वाले हैं आप इसको इस तरफ ले जाएंगे इसको इस तरफ लेकर आते हैं तो 20.785 माइनस 8.314 हो जाएगा लिए लिख लेते हैं 20.785 माइनस 8.314 हो जाने वाला है इक्वल टू 25 बाई एन होना चाहिए 25 सही है इसको सॉल्व करते हैं 20.785 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 541 बहुत ध्यान से करना है 8 से 1 7 7 से 3 4 20/8 12 इक्वल टू 25 एन होना चाहिए दैट मीन्स एन इस तरफ आ जाएगा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 12.4 तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आने वाला है राइट अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 2 लिख देंगे एंड यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2 होने वाला है राइट सही है बहुत अच्छा क्वेश्चन है जनाब प्रैक्टिस करनी ही करनी है इसकी बहुत शानदार क्वेश्चन है ये 25 जुलाई शिफ्ट 1 एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो ऐसे फॉर्मूले आपको क्लिक नहीं करने वाले बिलीव मी ऐसे फॉर्मूले क्लिक नहीं करते हैं जल्दी से सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी उसके बाद आपको एन सी वी का निकालना है वैल्यू डेल्टा टी बाई सॉरी डेल्टा यू बाई डेल्टा टी आप करेंगे डेल्टा यू डेल्टा टी आपको दिया हुआ है तो डेफिनेटली सी वी की वैल्यू आ जाने वाली है 25 बाई एन एंड इस कैलकुलेशन को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है पहली बार में जो हमने देखा था तो लगा था शायद टफ है बट टफ नहीं है यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई दे जाएगा 25 डिवाइड बाई 12.4 2 से हल्का सा ज़्यादा आएगा 2.1 के अप्रॉक्स आएगा बट उतना आप निगलेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन अच्छा है प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फिलहाल के लिए हम राइट अ गैस जिसका मोलर मास कितना है 280 ग्राम वॉज बर्न इन एक्सेस O2 बहुत ज़्यादा है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम ओहो कांस्टेंट वॉल्यूम है कैलोरीमीटर एंड ड्यूरिंग कंबशन द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इंक्रीज्ड फ्रॉम 298 केल्विन टू 298.45 केल्विन तो बहुत ही हल्का टेम्परेचर बढ़ा है इज द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 2.5 किलो जूल है जनाब अंडरलाइन कर लीजिए एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ गैस इज 9 किलो जूल पर मोल देन अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जनाब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे समझ नहीं आने वाली ये सारी चीज़ें चलिए फिलहाल के लिए इसको रफ करते हैं राइट सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते ही आगे बढ़ना है हमको जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है राइट ओके जनाब यहाँ पर आपसे पूछा गया है देन अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज आपसे ये पूछा गया चलिए मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज एक्स थोड़ा सा इसको भी रफ कर दिया जाए अगर तो अच्छा रहेगा तो सेकेंड ये क्या ओपन हो चुका है तो भी रफ कर देते हैं जस्ट अ सेकेंड जनाब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा करने वाले हैं हम राइट जनाब यहाँ पर आपसे पूछा गया है देन अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज तो चलिए हम एक्स मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज एक्स लेट द अमाउंट ऑफ गैस बर्न्ड इज एक्स चलिए आपने एक्स मान लिया अगर आपने एक्स मान लिया जनाब मोल्स कितने हो जाने वाले हैं एन गैस यानी कि मोल्स ऑफ गैस कितना हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई 280 आपको दिया हुआ है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना सही है अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या पढ़ा है हीट रिलीज्ड ओके सी डेल्टा टी आपने पढ़ा है राइट क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी हीट रिलीज्ड आपने अभी भी एक फार्मूला पढ़ा है तो सी जनाब कितना है 2.5 किलो जूल तो 2.5 किलो जूल को किलो जूल में ही रखेंगे डेल्टा टी क्या जनाब हो जाएगा 298 से 298.45 हुआ है दैट मीन्स 0.45 केल्विन हो जाने वाला है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 25 पंचे 125 25 चक्कू 100 112 आ जाने वाला है 1.125 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब x ग्राम गैस जलने वाली है राइट अभी अभी आपने पढ़ा है चलिए वापस से आपको दिखाते हैं कहाँ पर था वो सब यस हियर इट इज यहाँ पर पढ़ा है आपने Q इक्वल टू सी डेल्टा टी यहाँ पर मैंने लिखा भी था 40 किलो जूल ऑफ
किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 2.4 ग्राम ऑफ कोल इज बर्न। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी वही लागू होगा, क्योंकि कुछ भी डिफरेंट नहीं लागू होने वाला, राइट। क्या है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जब x ग्राम गैस को जलाया जाता है तो 1.125 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बट हमको क्या चाहिए, फॉर 1 मोल। तो अगर हमको 1 मोल की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा जनाब, जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। 1.125 किलो जूल को चलिए अब हम जूल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स क्या होने वाले हैं, मोल्स अभी भी आपने निकाले हैं, x/280 होता है, राइट। तो x यहाँ पर रखते हैं, 280 यहाँ पर कर लेते हैं, सही है, ठीक है। ये क्या आ चुका है, 1 मोल। जब आप 1 मोल गैस को जलाएंगे, जो भी गैस है यहाँ पर, 1 मोल गैस को जब जलाएंगे तो जनाब इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है, राइट। एंड आपको ये मानना होगा कंसिडरिंग डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, राइट, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। सेम ही है जनाब। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 लगभग एक जैसे हैं, तो काफ़ी ये सिमिलर हैं। पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस समझ आनी चाहिए आपको। डेल्टा एच, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा एच क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ गैस इज 9 किलो जूल। तो 9 किलो जूल ही रखा जाए क्या, देन इसको भी जूल में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 9 × 3 क्या होने वाला है, 1.125 इंटू 280 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एक्स। और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जनाब। यहाँ से 10⁻³ अलग हो जाएंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आसानी से सॉल्व हो जाता है तो चलिए जनाब कर देते हैं। 5 2 7 2 9, यस जनाब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक 1000 नीचे आ जाने वाला है, राइट, क्योंकि जैसे ही आप पॉइंट हटाते हैं तो उसके बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतने ही जीरो हमें लगाने पड़ते हैं। 9 1 2 2 2 4, ग्रेट। 124 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू क्या होगा, 124 इंटू 2 8 कर लीजिए, जीरो यहाँ से हटा दीजिए, जीरो यहाँ से हटा दीजिए, डिवाइड बाई 100 आप करने वाले हैं, राइट। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 35 आपको आंसर में मिल जाने वाला है, राइट। 35 मिलने वाला है, 35 ग्राम्स। डेफिनेटली यहाँ पर आप इसको लिख देंगे, राइट। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो रही है लास्ट में, बट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं बोलेंगे, इसको आप आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। इन फॉर्मूलों का यूज करना है, इसलिए याद करना पड़ेगा। Q इक्वल टू सी डेल्टा टी होता है। और यहाँ पर आती है जनाब, जब सी इंटू डेल्टा टी आप करते हैं तो आती है जनाब जितने ग्राम गैस आप जलाएंगे उतने ग्राम। 1 मोल के लिए आपको मोल से डिवाइड भी करना पड़ता है। आगे बढ़ा जाए, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया है। अगर एक क्वेश्चन टफ आ रहा है जनाब, एक क्वेश्चन आसान भी आ रहा है, राइट। परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर एक क्वेश्चन टफ आ रहा है तो एक आसान भी आ रहा है, लीजिए जनाब बहुत ही आसान क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। ये सभी फॉर्मूले आपने अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर रखे होंगे, राइट। तो कौन सा यहाँ पर गलत है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, राइट। यही वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट। ये ऑब्वियसली सही है। डेल्टा एस सराउंडिंग सही है जनाब। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू, राइट, ये भी सही है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही हैं। आपसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, राइट। इसका करेक्ट क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, या फिर आपको डेल्टा एन जी आर टी भी लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं कहीं पर, राइट। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 28 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ध्यान से पढ़ना है हमको। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है जनाब, राइट। एसर्शन क्या है, पढ़िए। द रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड इज इजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट, राइट। तो जनाब ये वाला एसर्शन बिल्कुल सही हो जाने वाला है। कैसे सही हो जाने वाला है अभी बताते हैं। रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड इज इजियर, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंथैल्पी, लिक्विड की इंथैल्पी ज़्यादा होती है। ध्यान से समझना है, जो भी लिखा जा रहा है उसको समझ में भी आना चाहिए। इंथैल्पी की अगर हम बात करें तो लिक्विड की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, राइट। सही है, इतना समझ आ चुका है। तो जनाब जब आप मेल्टिंग करते हैं, जब आप मेल्ट करते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। देखिए लिखते हैं ध्यान से हम, ऑन मेल्टिंग, जब आप मेल्टिंग करते हैं तो क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस, राइट। जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो क्या होगा,
डेल्टा जी बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव, डेल्टा जी और भी ज़्यादा निगेटिव होता चला जाता है, डेल्टा जी बिकम्स मोर निगेटिव, चलिए बिकम छूट गया है तो हम लिखेंगे जरूर, डेल्टा जी बिकम्स मोर निगेटिव। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जनाब जैसे जैसे आप मेल्ट कर रहे हैं एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ने की वजह से डेल्टा जी और भी ज़्यादा निगेटिव होता चला जाएगा, डेल्टा जी बिकम्स मोर निगेटिव, करेक्ट। अगर डेल्टा जी ज़्यादा निगेटिव हो रहा है दैट मीन्स जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, इसका मतलब आप मेटल को आसानी से रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। इट बिकम्स ईजियर टू रिड्यूस मेटल्स, इट बिकम्स ईजियर टू रिड्यूस मेटल्स, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेटल्स, राइट राइट। देखिए ध्यान से पढ़िए, असर्शन में क्या लिखा हुआ है, द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज ईजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब, कोई भी गलती यहाँ पर है नहीं। अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है कैसे। इंथैल्पी, अगर हम इंथैल्पी की बात करें तो वो लिक्विड की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, इसकी वजह से जब आप मेल्ट करते हैं, जब आप मेल्टिंग करते हैं तो जनाब एंट्रोपी इंक्रीज करती है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है। यहाँ पर हम लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज करती है, दैट मीन्स डेल्टा जी बिकम्स मोर एंड मोर निगेटिव, राइट। दैट मीन्स इट बिकम्स ईजियर टू रिड्यूस मेटल, मेटल को रिड्यूस करना आसान हो जाता है, वही आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो असर्शन बिल्कुल सही हो चुका है। रीजन पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम्स मोर ऑन निगेटिव साइड एज एंट्रोपी इज हायर इन लिक्विड स्टेट। तो बिल्कुल सही है जनाब, क्या दिक्कत है इसमें, डेल्टा जी ज़्यादा निगेटिव हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा जी बिकम्स मोर निगेटिव, एज एंट्रोपी इज हायर, ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली ये रीजन भी सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होने वाला है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही हो जाने वाला है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे आपसे, करेक्ट है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता आपको तो आप ए के बजाय बी पर आना चाह रहे होते, ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस करिए, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन अच्छे होते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। Among द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, देखिए पहले भी बताया जा चुका है, एक क्वेश्चन टफ आया है तो एक आसान भी आया है। आपसे पूछा गया है स्टेट वेरिएबल, तो स्टेट वेरिएबल जनाब क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, राइट। इन तीनों में से स्टेट वेरिएबल क्या क्या होगा? स्टेट वेरिएबल जनाब इंटरनल एनर्जी यस, वॉल्यूम यस, हीट नहीं, नहीं हीट कहाँ से हो जाएगी, इंथैल्पी यस। यहाँ पर तीन ऐसे हैं जो स्टेट वेरिएबल होते हैं, राइट। तो इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम एंड इंथैल्पी स्टेट वेरिएबल होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर तीन आपको लिखना चाहिए था, राइट, सही है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 29 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आई रिपीट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। When 600 ml of 0.2 molar HNO3 is mixed with 400 ml of 0.1 molar NaOH solution in a flask, the rise in the temperature of the flask is okay। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको दे दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी आपको दे दिया गया है, ओके। तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, कौन सी रिएक्शन, HNO3 को हम मिक्स कराने वाले हैं NaOH के साथ, HNO3 को हम मिक्स कराने वाले हैं चलिए थोड़ा ऊपर कराते हैं क्योंकि हमको नीचे भी स्पेस चाहिए होगा, राइट। यहाँ पर कराते हैं HNO3 को हम मिक्स कराने वाले हैं NaOH के साथ, तो जनाब NaNO3 प्लस H2O बनने वाला है, राइट, सही है। इसको बैलेंस करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, चलिए छोड़ देते हैं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनाब ऑलरेडी बैलेंस है। 600 ml ऑफ 0.2 मोलर, अब हमें मिली मोल्स चाहिए, मिली मोल्स चाहिए या फिर हम बोले मोल्स चाहिए, बट हमको मिली मोल्स ही मिलने वाले हैं क्योंकि मिल दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आपने मोलरिटी का पढ़ा हुआ है, रटा भी हुआ होगा आपको, चलिए लिख के बताते हैं आपको, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट, ये होता है। अब मोल्स के लिए आपको मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो मोलरिटी भी आपको दी हुई है, वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है, तो आप इसको जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो HNO3 का क्या आने वाला है। अगर हम इनिशियल कंडीशन की बातें करें तो जनाब क्या होगा यहाँ पर 600 इंटू 2 दैट मीन्स 612 120 मिली मोल्स आ जाने वाला है। कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है जनाब, 600 को जब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 0.2 से 120 मिली मोल्स ही आपको मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं हम NaOH की, 400 ml इंटू 0.1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 मिली मोल्स, सही है, ओके। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एंड इनिशियल कंडीशन में जनाब यहाँ पर तो 0 0 ही होने वाला है, ओके। नाउ
टी टाइम के बाद क्या होगा, इसके 40 के 40 मोल्स चले जाएंगे, दैट मीन्स 0 बचेंगे। 120 माइनस 40 आप करने वाले हैं, 120 माइनस 40 तो 80 बचने वाले हैं, और यहाँ पर जनाब 40 मोल्स मिली मोल्स बन जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि सभी का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो बहुत ही आसान हो चुका है, अदरवाइज थोड़ी सी टफनेस पर जा रही होती ये वाली रिएक्शन। सही है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनते जाइए, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे लास्ट में, जब क्वेश्चन खत्म होगा तो लगेगा कि यस क्लियर हो चुका है। हीट लिबरेटेड, अभी आपको हीट लिबरेटेड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हीट लिबरेटेड, जब आप मोल्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से, मोल्स यानी कि मिली मोल्स होंगे तो उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मिली मोल्स कितने हैं 40 मिली मोल्स को जब मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 57, राइट। ये हम क्या लिखने वाले हैं, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 57 दिया हुआ है, खुद से मैंने नहीं लिखा है, 57 किलो जूल है, तो इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो जनाब। सही है, तो ऐसे यहाँ से ये चला जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है 40 इंटू 57, 4 7 28, जीरो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, 4 5 20 एंड 2 22, राइट, एंड ये जूल में ही आने वाला है। तो ये आ चुका है, और आपको क्या चाहिए, हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन, हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन। इसका क्या फॉर्मूला होने वाला है, इसका जनाब फॉर्मूला होने वाला है एम सी डेल्टा टी, राइट। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट आपको दे दी गई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ऑब्वियसली इक्वल टू लगा देते हैं, और एम क्या है, डेल्टा टी तो समझ आ चुका है हमको, बट एम क्या है, एम है जनाब मास ऑफ सोल्यूशन, एम इज मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा हमको। डेंसिटी यहाँ पर कुछ भी दी नहीं गई है तो हम 1 मान लेंगे, एंड वॉल्यूम तो 1000 मानना ही होता है हमको, 1000 ml वॉल्यूम मानेंगे, डेंसिटी 1 है तो डेफिनेटली 1000 ग्राम मास आ जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आप कई बार कर चुके हैं, डेफिनेटली 1000 ग्राम इसका मास आ जाएगा जनाब, 1000 ग्राम आ जाने वाला है। टी यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी जो आपको, सॉरी हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो दी गई है 4.8 जूल है, तो जूल में ही रखेंगे, किलो जूल होता तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम। डेल्टा टी ही आपसे पूछा गया है, देख लीजिए, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क, राइट, डेल्टा टी आपसे पूछा गया है, टेम्परेचर जो पहले था उसके बाद जो बढ़ा है यानी कि डेल्टा टी ही आपसे पूछा गया है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन। तो चलिए जनाब साथ में ही इसको साथ में कर दें, या फिर चलिए थोड़ा सा लिख ही देते हैं, इतना भी शॉर्टकट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हीट रिलीज्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन, राइट, हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन। सही है, कुछ दिक्कतें तो नहीं है, कुछ कहीं पर छूट तो नहीं रहा है, नहीं कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेकर आएंगे, दूसरा पेन लेकर आएंगे ताकि आपको दिखाई दे सही तरीके से। हीट रिलीज्ड क्या था जनाब, देखते हैं, 2280 2280, और यहाँ पर हीट गेंड में क्या हो जाने वाला है 1000 इंटू 4.2, डेल्टा टी को आप यहीं पर रोक कर रखिए, 1000 इंटू 4.2 को यहाँ पर जब आप लेकर आएंगे मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे तो क्या आने वाला है 420 आ जाने वाला है, 420 आ जाने वाला है, जीरो से जीरो जाएगा। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे आगे, 21 से जाने वाला है क्या, नहीं जनाब 21 से तो नहीं जाएगा, 2 से लेकर जाते हैं 21, नीचे क्यों लिखा है 21, 2 से 114, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करने वाले हैं जनाब क्या आ जाने वाला है, 21 से जाएगा तो 5 आने वाला है, राइट, से कर लेंगे तो आसानी रहने वाली है, 114 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, राइट। 9 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 5.634 4 आने वाला है, 5.4 आ जाने वाला है, जिसको आप राउंड ऑफ करने के बाद 5 लिख पाएंगे, राइट, सॉरी 5 लिख पाएंगे नहीं जनाब, आगे भी कुछ सॉल्व 10 टू द पावर -2 है तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 84 आ जाने वाला है, नीचे 6 आएगा, राइट, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ जाएगा तो दैट मीन्स 54 21 दूनी 42 542, तो 5.42 आ जाने वाला है। आपसे पूछा क्या गया है,
आपसे पूछा गया है 10⁻⁻² के फॉर्मेट में, 10⁻⁻² के फॉर्मेट में पूछा गया है, तो आपको 54 लिखना पड़ेगा। 54 इंटू 10⁻², भी तो लिखा जा सकता है, राइट। तो यस, अच्छा है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेफिनेटली। ये रिएक्शन आप लिखेंगे, मिली मोल्स तो निकाल ही लेंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके। हीट लिबरेटेड के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? मोल्स इंटू इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऑब्वियसली हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन, एंड ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। हीट गेन्ड बाय द सॉल्यूशन क्या होने वाला है? MC डेल्टा टी, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू C, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी आप निकाल लेंगे। सही है, दैट्स इट, आंसर की आ चुकी है। दैट मीन्स 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे भी पूरा विश्वास है कि आपने पूरी शिद्दत के साथ इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई होगी, राइट। तो डेफिनेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए, काफ़ी कुछ आपको फायदा होने वाला है जनाब। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करते जाइए। 2022, 23, 24 के स्ट्रक्चर्ड चैप्टर वाइज PYQs कराए गए हैं सभी चैप्टर्स के। तो जनाब जाइए, हमारे चैनल को विजिट करिए, काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। गॉट इट। अगर थर्मोडायनामिक्स की और प्रैक्टिस करनी है तो जनाब जाइए, साइड में देखिए, प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ मिलने वाला है, राइट। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।